Hello everyone, welcome to my channel. This is chapter number 7 which is a visit to Cambridge. अब हम यहाँ पे स्टेफन हॉकिंग जो कि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे एक उनके ही जैसे एक जर्नलिस्ट जो है उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, बिफोर यू रीड में हम पहले देखते हैं कि ये स्टोरी है एक मीटिंग के बारे में जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दो पीपल जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है उनके बीच में होता है और वो दोनों ही डिसेबल्ड हैं, पर वो कुछ अलग डिफरेंटली मैनर से कुछ बहुत ज़्यादा एबल है किसी चीज़ के लिए जो कि हम भी नहीं हैं। स्टेफन हॉकिंग को आप जानते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट हैं और वो जो है सफ़र कर रहे हैं पैरालिसिस से, जो कि उन्हें हो गया और वो अब जो है व्हील चेयर पर ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ओके, और अगर वो बोलना भी चाहे तो भी वो नहीं बोल सकते। वो जो है अपना एक जो कंप्यूटर जो सिंथेसाइज़र होता है उससे वो बोलते हैं, मतलब वो एक मशीन है वो जिसमें टाइप कर वो थोड़ा बहुत ऐसे इंडिकेशन देते होंगे या टाइप करते होंगे थोड़ा सा, तो उससे जो है वो मशीन के ऊपर लिखाया जाता था, कंप्यूटर जैसे था जिससे हम वो जो बोलना चाह रहे हैं वो समझते थे। एक ऐसे ही फिरदौस गंगा था जो कि एक राइटर भी था, जो राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, जो काम करते थे और रहते थे मुंबई पे। गंगा भी एक ऐसे ब्रिटल बोन्स से पैदा हुए थे, यानी कि बहुत ही कमज़ोर हड्डी जो थी उनकी थी। वो बचपन में बहुत ही उनका ये था कि वो बहुत ईज़िली जो है टूट जाती थी। अगर वो कुछ भी उनको प्रॉब्लम होगी या वो कहीं से गिर जाएँगे तो वो जो है ईज़िली टूट जाएगी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग उनके बोन्स नहीं थे। और दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थी? सिमिलैरिटीज़ ये थी कि स्टीफन हॉकिंग और जो फ्रीदौस थे, वो जो है व्हील चेयर पर रहते थे, दोनों व्हील चेयर पर ही रहते थे। और यहाँ पे उनकी मीटिंग होती है कैम्ब्रिज पे, जो कि इंग्लैंड पे है। वहाँ पे वो दोनों की मीटिंग होती है, वो दोनों जो मैंने अपने एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स को, और लाइफ क्या होती है व्हील चेयर पर और कैसे नॉर्मल पीपल रिएक्ट करते हैं डिसेबल्ड पीपल पर, ये अब स्टोरी में और उनकी मीटिंग में वो लोग डिस्कस करते हैं। ओके, कैम्ब्रिज फिरदौस के लिए, जो गंगा थे उनके लिए जो है ये एक दूसरा वर्ड है इंग्लैंड का। ओके, बहुत ही अजीब बात है कि जब वो वहाँ से निकल रहे थे और जब वो वहाँ पे पहुँचे वो बहुत ज़्यादा अलग हो चुका था, क्योंकि जब वो वहाँ पे पहुँचे उनके लिए सिर्फ एक कैम्ब्रिज था, लेकिन जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं तो अब वो जो जगह थी उनके लिए बहुत ही अलग तरीके से हो गई थी। अब जो वो पहले उनके जैसे नहीं थी, क्योंकि वो उनके ही जैसे किसी और दूसरे व्यक्ति से मिल रहे थे और उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। और वो अब वहाँ से वॉकिंग टूर ले रहे थे और वहाँ से वो जो है पैदल चल रहे थे कैम्ब्रिज पे। और कैम्ब्रिज पे उनको एक गाइड ने मेंशन किया कि यहाँ पे एक स्टीफन हॉकिंग रहते हैं। वो बहुत ही मतलब बेचारे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि वो डिसेबल है, लेकिन वो जो है इक्वली वर्दी हैं आइजैक न्यूटन के। अब वो जो है आइजैक न्यूटन की जगह पर अब उन्हें यूनिवर्सिटी पे रखा गया है। मतलब आइजैक न्यूटन के ही तरह बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, लेकिन वो डिसेबल है, इसलिए वो जो आदमी है जो गाइड है वो उन्हें बेचारा कहकर इंडिकेट कर रहा है। फिर वो चलना चालू करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि वो बहुत ही कंप्लीट, और फिर वो जो है आई हैड क्वाइट फॉरगेटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट। फिर वो भूल जाते हैं कि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है, और वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, मतलब कि जो स्टार और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो उनसे मिलने आए हैं। फिर जो है वो वो बताता होता है कि यहाँ पे जो एक ऑथर है, एक राइटर है, जिसने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में लिखा है, वो यहाँ का सबसे बेस्ट सेलर है और वो अब यहीं पे रहता है। फिर जब उनका घूमना फिरना हो जाता है फिर वो जल्दी से रश करते हैं फ़ोन बूथ की तरफ में, वहाँ पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट उसका जो तार होता है ना टेलीफोन का, उसको वो ना गलती से उनसे मतलब वो ज़ोर से खींचते ताकि वो उनके व्हील चेयर पर जा पाए, ताकि वो फ़ोन पे बात कर पाए, तो उससे जो है वो थोड़ी सी टूट जाती है। इस तरीके से हो जाता है। और फिर जो है वो फ़ोन करते हैं स्टीफन हॉकिंग के हाउस में। फिर उनका जो वहाँ पे असिस्टेंट होता है ना, वो वहाँ पे फ़ोन को उठाता है और फिर वो बोलता है, फिर जो फिरदौस होती है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं व्हील चेयर में मतलब व्हील चेयर ही मेरी अब ज़िंदगी है। आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से आते हैं और मैं जो है उड़ के उनके पास पूरे जो वे है उसमें उड़ के यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मैं एक राइटर हूँ और एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ के
ब्रिटेन के बारे में, मेरे ट्रैवल के बारे में यहाँ पे लिखने के लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोफ़ेसर हॉकिंग से भी मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे 10 मिनट भी मिलने का मौका मिले तो मेरे लिए बहुत होगा। फिर जो है वो असिस्टेंट बोलते हैं कि हाफ़ एन आवर ठीक है, तुम हाफ़ एन आवर के लिए मिल सकते हो 3:30 से 4 तक। और फिर जो है वो जब वो ये सब सुनता है, ये स्टीफन हॉकिंग है, ओके। अब देख सकते हैं कि वो कितने पैरालाइज़्ड है, बट स्टिल वो स्माइल कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है और बहुत ही जॉयफुल, ग्रेटफुल है कि हम उन्हें स्माइल करके देख पा रहे हैं। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वो सडनली ये सब सुन के बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। मतलब वो तो ऑलरेडी एक जो ब्रिटल बोन्स के थे, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील होने लगता है, क्योंकि वो जो है डिसेबली ग्रो हुए थे। यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। और वो बोलते कि हम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ना ऊब जाते हैं लोगों से, कि वो जो है हमें ब्रेव रहने के लिए कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कॉलेज का अकाउंट हो और हम बहुत लेज़ी हैं उससे चेक को ड्रॉ करने के लिए, ऐसा वो अपनी थिंकिंग बता रहे हैं। और एक बस, और ये सब होने के बाद बस तुम्हारे पास एक ही ऐसा चीज़ हो जाता है जिससे आप बहुत ब्रेव फील करने लगते हैं। वो ये है कि आप कोई अपने ही जैसे इंसान को देख रहे होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है, उसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और जो ब्रेव और जो करेज आता है, वो अपने ही जैसे किसी इंसान को देख कर आता है जो कि बहुत अच्छे पोजीशन पे चले गया। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। और फिर आप ये जब किसी को देख रहे होते हैं तब आपको खुद पता चलता है कि अभी भी क्या चीज़ पॉसिबल है जो कि आप नहीं कर पाए हैं, और आपको उनको देख के बहुत मोटिवेशन आ सकता है। और वो पता चलता है कि आप अभी तक क्या नहीं कर पाए हैं जो आपके ही जैसा किसी इंसान ने कर दिया है, ओके। फिर वो जो है स्टीफन हॉकिंग वो बताते हैं कि मैं पहले ब्रेव नहीं था, मैं भी डिसओबीडिएंट था, ठीक है। अब वो जो है कंप्यूटर वॉइस से, मतलब वो डिसओबीडिएंट मतलब भी बोलते हैं। और फिर वो कंप्यूटर की मदद से जो सारी बात को कर रहे होते हैं। और अब वो दोपहर में उससे 3:30 को आके मिलते हैं, जो फिरदौस होते हैं वो बोलते हैं कि आपके पास तो ये कंप्यूटर वॉइस के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और फिर मैंने उनसे ये कहा, और फिर मैंने उनसे बोला कि अब मैं जो कहना चाहता हूँ कि आपकी जो इतनी क्रिएटिविटी है, लेकिन आपकी जो माइंड की इतनी क्रिएटिविटी है वो रियलिटी से कितनी अलग है, क्योंकि आपकी डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी है। मतलब कि आपका शरीर अलग है, आप बोल पा रहे हैं लेकिन बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपको जो है कंप्यूटर की सहायता से बोलना पड़ रहा है। मतलब डिसइंटीग्रेट, उनकी वॉइस भी अलग है और वो जो बोलना चाह रहे हैं वो खुद उनकी बॉडी अलग है, और आपके पास अब ये चॉइस ही है। लेकिन वो जो है चुप हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे उनसे पूछने में बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है। क्यों गिल्टी फ़ील होता है? क्योंकि वो उन्हें फ़ोर्स कर रहे रिस्पॉन्स करने के लिए, क्योंकि वो जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब उनको टैप करने के लिए, जो उनके हाथ पे सेंसर लगा था उससे टैप करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उन वर्ड को फाइंड करना पड़ता था तब जाके वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले होती थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा थोड़े भी मूवमेंट के लिए उनको बहुत ज़्यादा जो है फ़ोर्स लगाना पड़ता था। वो जो है उनकी पेल फिंगर्स थी, इसीलिए जो है फिरदौस को बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है कि वो पूछ रहे हैं और उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी किसी भी चीज़ का रिप्लाई करने के लिए। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि अब उनकी आई जो है थकान के मारे बहुत थोड़ा क्लोज़ होने लग रही है, क्योंकि अब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए उस जो उसे टैप करते-करते, और अब वो जो है बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। मैं उनके जस्ट सामने अब जो है वो उनके दर्द को समझ पा रहे थे, उनकी जो दुःख है वहाँ पे जो वो बैठे हुए जो कि वो फ़ील कर रहे थे वो उसे समझ सकते थे, क्योंकि जो उनके माइंड का जो थॉट्स है ना वो उनके अंदर में जो आ रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उस कंप्यूटर में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, कोई भी इमोशंस नहीं थे। वो बस एक जमे हुए सेंटेंस थे जो कि लाश की तरह डिस्प्ले हो रहे थे। वो खुद भी उस तरीके से थे, वो कुछ भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। फिर वो बोलते कि बहुत सारे जो इंसान है वो ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं ना वो ज़्यादातर अनहैप्पी रहते हैं। मैंने उनसे ऐसा पूछा। मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, पर क्या आप इस बात से अंदर ही अंदर हँसते हैं? फिर वो बोलते हैं 3 मिनट लेटर, जब वो टाइप कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स, उनका जो कंप्यूटर वो रिस्पॉन्ड करता है, वो बोलते हैं कि मुझे ये बहुत ही मज़ाकिया लगता है जब पीपल मुझे सहायता देने की कोशिश करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बहुत सारे जो पीपल हैं अनॉय आपको बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ाहट दिलाते हैं, अनॉय करते हैं, जैसे कि मैं, और आके आपको आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है? तो फिर वो आंसर देते हैं येस। और फिर जो है मैं थोड़े से स्माइल करता हूँ, फिर वो वन वे का एकदम थोड़ी हल्की सी उनकी शायद मुस्कान आती है।
और वो सोचते हैं कि मैं बिना भावुक हुए, सेंटिमेंटल हुए और बिना बेवकूफ़ी टाइप बोले मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को अब इस वर्ल्ड में जो कि देख रहा हूँ, जो कि मेरे सामने, जो कि वन वे स्माइल को कर रहा है, ओके। उनका जो पहला झलक था ना, वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ की तरह थे। सिर्फ़ एक फ़ोटोग्राफ जिसमें कोई जान नहीं होती, बस ऐसे स्थिर रहता है। जैसे कि मैंने मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर में देखा था, लेकिन अब जब मैं उन्हें सामने से देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि वो अभी भी एक फ़ोटोग्राफ ही है, बस मैं उन्हें 3 डायमेंशन में देख रहा हूँ। और फिर मैं देखता हूँ कि जो उनका हेड है वो एक साइड पे से झुका हुआ है, और उनका जो बॉडी है वो पेल ब्लू शर्ट में जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पेल वो है, मतलब वहाँ पे ऐसा सिकुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे लटका हुआ है, और उनका जो बेजान पैर है और उनकी जो आइज़ है जो कि कुछ कहना चाहती हैं, जो कि बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही बड़ी बात है वो कहना चाहती है। मैं नहीं जानता कि वो क्या कहना चाहते थे, वो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। बट यू आर शेकन बिकॉज़ यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट वुड बी सीन। और मैंने कुछ ऐसा देखा, ऐसा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं देखूँगा, पर मैंने ऐसा देखा, क्योंकि मैंने उनके अंदर एक ऐसा जो है, जैसे कि जो लैटिनन होता है, जैसे कि एक जो लालटेन जो होती है वो होती है, वो बताते हैं कि उसके बॉल जो है पूरे घिस चुके हैं, अब उनमें कोई भी मतलब चमक नहीं रही है, वो बॉल जो पूरे घिस चुके हैं, लेकिन जो अंदर की जो रोशनी है वो पूरे जो है उनकी बॉडी को, मतलब एक पूरी जो है एक लालटेन जो होती है, लैंटर्न जो होती है, उनको जो है वो पूरा जगमगाती है। वैसे ही उनके अंदर एक मैन रह गया है, जो कि वो इनर ही ग्लो कर रहा है, बाहर उनकी बॉडी पूरी बेजान हो चुकी है, उनका कोई मतलब नहीं रहा है, लेकिन उनका जो अंदर का जो चमक है, जो कि एक झलक मुझे दिख रहा है उनके अंदर में, एक जो लाइट उनके अंदर से आ रही है, वो वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, और उनकी बॉडी इसीलिए एग्जिस्ट करती है। उनका जो पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है, वो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर का जो सोल है, जिसकी वजह से वो जो पूरे जो वर्ल्ड है उसको इतनी अच्छी थ्योरी दे पाए, और वो खुद भी इतने अच्छे से जो पॉजिटिव रह रहे हैं, वो उनके अंदर की चमक है, वो उनके अंदर का रोशनी, भले उनकी बॉडी कैसी भी हो जाए, तो वैसे बता रहे हैं। और वो मान रहे हैं कि, और फिर वो जो है फिरदौस वो बोल रहे हैं कि मैं जो है इसमें बिलीव करता हूँ कि इंटरनल सोल ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ जो है बस एक्सेसरी, मतलब कि कोई सब चीज़ एक्स्ट्रा है और डेकोरेटिव है, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन मतलब आपका इंटरनल सोल है, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और आपका इंटरनल सोल कैसा है, वो बहुत मैटर करता है, ना कि आपका बाहर का एक्सेसरी। फिर जो है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई आस्क्ड हिम अर्लियर। मैंने उनसे पहले ही पूछ रखा था कि आप क्या सोचते हैं कि डिसेबल होने का सबसे बेस्ट थिंग क्या है। फिर वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि डिसेबल होना कोई अच्छी बात है। आई थिंक आई सेड, मतलब वो ऐसा बोलते हैं। और फिर वो जो है वो बोलते कि मैंने जो उनके अंदर में देखा था, जो कि काइंडनेस उनके अंदर में देखा था, और मैंने उनके अंदर जो देखा है, जो कि डिसेबल होने के बाद मैंने उनसे जो काइंडनेस देखा है, मैंने उन पूरा वर्ल्ड जो है एक्सप्लोर कर लिया, डिस्कवर कर लिया। फिर वो बोलते हैं, हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज पर्सन। और लेकिन मुझे ये उनका जो वॉइस सिंथेसिसर था ना, तो एक डिसएडवांटेज था कि वो कोई भी जो है मैसेज को, एक्सप्रेशन को फ़ील नहीं कर पाते थे, वो बता नहीं पाते थे कि वो क्या फ़ील करके बोल रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बता पाते थे। उसमें ना कोई शेड था, ना कि कोई टोन। और मैं नहीं बता सकता कि वो मेरे बात से कितने उत्सुक थे और कितना मुझे एग्री करते थे, मैं ये भी नहीं बता सकता। और जब भी मैं अपना चेयर में ऐसे थोड़ा देखता था, और फिर मैं अपने रिस्ट में जो अपने वॉच को देखता था, टाइम को, क्योंकि मैं एक भी उस 30 मिनट का एक भी जो मिनट है वो मतलब वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था। मैं उसे बहुत पूरी तरीके से यूज़ करना चाहता था उनके साथ। और फिर जब मैंने उनसे मिला, जब वो 30 मिनट्स हो गए, तो मेरी बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा खुश था मैं, जितनी मेरी बॉडी हो सकती थी। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ना ही चल सकता हूँ, ना ही खड़े हो सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि वो मेरे लिए कितने बड़े इंस्पिरेशन हैं। ना ही मैं बेतुकी बातों से उन्हें नहीं बताना चाहता था, मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि मैंने उन्हें बताया कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और श्योरली वो हैं फॉर अदर। डिड दैट थॉट हेल्प हिम। और क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो उन्हें मदद करती है किसी चीज़ से? फिर वो कहते हैं नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि कितना फूलिश है कि ये पूछना,
जब आपकी बॉडी जो है क्लस्ट्रोफोबिक हो, मतलब कि एक ऐसी बॉडी हो गई है जैसे कि वो बहुत सिकुड़ गई है, अब उसमें जा नहीं रही, वो धीरे धीरे नैरो होते जा रही है, उसकी जो वॉल्स है वो कमज़ोर होते जा रही हैं। मुझे पता है कि वो कितना स्टूपिड है ये सब पूछना। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। मुझे पता है कि इस क्लस्ट्रोफोबिक में रहना ये कितना ज़्यादा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि जब तुम क्लस्ट्रोफोबिक में हो और तुम्हारे लिए तुम्हारे जो बाहर के जो पीपल है वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, और तुम ब्रीथ कर रहे हो, इसमें भी तुम्हारे लिए बस इतना रह जाता है कि हाँ ब्रीथ ही कर रहे हो, आपके लिए कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपकी कितनी तारीफ़ करें जब आप क्लस्ट्रोफोबिक कंडीशन में हैं तो। और फिर वो बोलते हैं, जो फिरदौस होते हैं वो बोलते हैं कि क्या आपके पास कोई एडवाइस है डिसेबल पीपल के लिए, जो कि उनकी लाइफ को चेंज करने में या फिर कुछ सहायक होने में उसकी मदद कर सके। फिर वो बोलते हैं कि हमें इस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए कि हम क्या चीज़ में बुरे हैं, हमें इस चीज़ में मतलब हमारे पास क्या नहीं है, हमें इस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम क्या चीज़ में अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल ओलंपिक आर वेस्ट ऑफ टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसेबल ओलंपिक्स होता है ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है हम जैसे लोगों के लिए। और मैं जानता हूँ कि आप मतलब वो ऐसा बोलते तो फिर मुझे पता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ सालों पहले उन्होंने जो है स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश करी थी, जो कि उनके साइज़ से भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और उन्हें याद है कि वो कितने गीकफुली मतलब कि बहुत खुशी से उसके जो तार है उसको तोड़ देते एक रात को। अब जो है वो बता रहे हैं कि अब हाफ एन आवर वो पूरा ख़त्म हो चुका है, अब वो जाने के बारे में सोचते हैं, और अब वो ये बोलते हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है शायद, और मैं थोड़ा मुस्कुराकर दाँत दिखाकर ये बोलता हूँ थैंक यू फॉर द टाइम, ऐसा वो बोलता हूँ। लेकिन वो मुझे स्टे करने के लिए बोलते हैं तो मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ, और फिर वो बोलते हैं कि तुम थोड़ा चाय लो और मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊँगा। वो गार्डन जो था स्टीफन हॉकिंग का वो इतना बड़ा था जैसे कि वो कोई पार्क जैसा हो। और जो स्टीफन हॉकिंग था ना, उन्होंने हर एक पार्ट गैप को, फिर छोटी सी चीज़ को, हर एक इंच को तक कवर करके रखा था। और वो जो है उनकी व्हील चेयर से थोड़ी खड़बड़ी सी वो मतलब वो जो रास्ते से वो जा रही थी, और मैंने जो है उन्हें रास्ता दिया हर बार कि वो मुझसे थोड़ा आगे, मुझसे थोड़ा कंफर्टेबली चले। ओके, हम ज़्यादा तो बात नहीं कर पाए क्योंकि जो वो सन था उनने वो जो सन ने उनको साइलेंट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो लेटर्स थे जैसे हमें नहीं दिख रहे थे, वो सन की जो जो रोशनी थी वो इतनी पड़ रही थी उस डिस्प्ले पे कि वो मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो हमने ज़्यादा बात भी नहीं किया। फिर ऐसे ही 1 घंटा या 2 घंटा ऐसा कुछ बीत गए। अब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ना मैं उन्हें किस कर सकता हूँ, ना मैं उनके लिए रो सकता हूँ। तो मैंने उनके जो है शोल्डर पे टच किया, और मैं है जो है वहाँ से समर इवनिंग पे बाहर निकल गई। मैं उनकी तरफ वापस देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझे वेव कर रहे हैं बाय बोलने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं और वो मुझे सिर्फ देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही किसी बहुत ही ब्रेवेस्ट जो है झलक को खुद के अंदर का देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं के जैसा और मैं उन्हें देख रहा हूँ। और अब मैं जो है इस तरफ मुड़ने जा रहा हूँ, जो कि मैं बहुत पहले से जिनसे मिलना चाहता था, जो मैं बहुत सोचता था खुद के बारे में, मैं उनसे मिलना चाह रहा था। आई बिलीव फॉर सो मैनी ईयर मैं जो देखना चाहता था, मैं अकेले ही देखना चाहता था, और वो मेरे साथ मिला। मुझे एक झलक मिली खुद की कि वो कैसे कितना आगे बढ़ सकते हैं। मैं जानता हूँ कि अब मेरी जो अंदर की जो यहाँ पे चीज़ है, जो कि मुझे देखना था, मुझे जिससे प्रेरणा लेनी थी, अब वो जर्नी वो यहीं पे ख़त्म हो गई और वो बस यहीं तक है। और यही सब जो मीटिंग है वो ये जो है फिरदौस कांगा है, वो ये भी उन्हीं के जैसे आप देख सकते हैं। तो वो जो है ये सब चीज़ें अपनी जो बता रहे होते हैं, फिरदौस कांगा ने इसे लिखा हुआ है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।